हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि ये टॉप 250 कंपनीज के अलावा जितनी कंपनीज हैं उसमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, इसने किन सेक्टर्स में किन कंपनीज में पैसा लगाया है, और एंड में हम इसकी पास्ट रिटर्न्स को भी चेक करेंगे। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है फंड। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड है, तो यानी कि ये जो टॉप 250 कंपनीज हैं उसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उनमें अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। और इसके अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो बीएससी स्मॉल कैप टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी लगभग 48 कंपनीज के आसपास चल रही हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके लॉन्च की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं अगर हम इनके फंड मैनेजर की यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर आर श्रीनिवासन इसके फंड मैनेजर चल रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो फंड मैनेजर हैं ये नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी एक फंड की अच्छी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और यहाँ पर ये एक बहुत पॉजिटिव बात है एक फंड के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इसका एसेट साइज जो चल रहा है वो 8,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर चल रहा है। तो ये फंड साइज जो है ये एक स्मॉल कैप फंड के लिए थोड़ा हायर साइड पे भी माना जा सकता है। और इस चीज़ को देखते हुए एसबीआई स्मॉल कैप ने अपने फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया था, और साथ में उन्होंने एसआईपी में भी 25,000 रुपये पर मंथ की लिमिट यहाँ पर ला दी थी, ताकि जो इसका फंड साइज है वो बहुत ज़्यादा आउटग्रो ना हो। और दोस्तों अगर हम अब बात करते हैं इसके मार्केट कैप के हिसाब से एलोकेशन पे, तो ये लार्ज कैप कंपनीज में कोई पैसा नहीं लगाता है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 39% पैसा ये लगा रहा है, और स्मॉल कैप कंपनीज में 55% पैसा लगा रहा है। तो यहाँ पर मेजर एलोकेशन स्मॉल कैप और मिड कैप में ही सिर्फ दिख रही है, लार्ज कैप में ये कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखें तो एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.85% चल रही है, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज 1.41% से काफ़ी कम है। काफ़ी रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है। और दोस्तों अब अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर यहाँ पर निकाल लिया तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा, और 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालेंगे तो वहाँ पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिस्क रेशियोज के बारे में कुछ समझें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी चल रही है 26, वहीं शार्प रेशियो इसकी 0.6 है, और टर्नओवर रेशियो इसकी 52% चल रही है। वहीं अगर हम इसकी कैटेगरी एवरेज से इसको कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज में 17.21 है। और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी ही ज़्यादा एक फंड की कंसिस्टेंसी को शो करता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी हायर साइड पे लग रही है हमें। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करते हैं तो एक शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी बेटर दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न, और ये जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। और शार्प रेशियो भी इसकी कैटेगरी एवरेज से कम दिख रही है। वहीं टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये बताता है कि एक फंड कितना अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है, और ये जितनी कम होती है उतनी ही ज़्यादा एक फंड की बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को दिखाता है। अब यहाँ पर इसकी टर्नओवर रेशियो जो है वो सिर्फ 52% है, तो टर्नओवर रेशियो इस फंड की अच्छी दिख रही है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो इसकी टर्नओवर रेशियो अमूमन कम ही रहती है। हालांकि रिस्क रेशियोज भी देखा जाता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की अच्छी होती है, लेकिन ये फंड यहाँ पर अच्छी रिस्क रेशियोज नहीं दिख रही है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। अब आइए दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि इस फंड में कौन से मेजर सेक्टर्स हैं। अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर्स पे बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एलोकेशन इंजीनियरिंग सेक्टर में आपको दिख रही है 14%, वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर 11.5%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 11.5%, उसी तरह सर्विस और केमिकल सेक्टर में भी 11% के आसपास एलोकेशन दिख रहा है। तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप फंड के लिए अच्छी बात होती है कि इन्होंने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपना पैसा नहीं लगाया हुआ है। अपनी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट है उसको हर सेक्टर में काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इससे एक स्मॉल कैप फंड अपना जो रिस्क है उसको कम करके चलने की कोशिश करता है। वहीं अगर दोस्तों अब हम इसकी कंपनीज पे बात करें तो इसने सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया हुआ है एलगी इक्विपमेंट्स में लगाया हुआ है 4.5% के आसपास। उसके अलावा जेके सीमेंट में भी 4% और कैडमियम
यूनिवर्सल में भी इसने 3.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा वी गार्ड इंडस्ट्री, शीला फोम, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको इसके पोर्टफोलियो में दिख रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें वही चीज़ दिख रही है कि इस फंड ने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया हुआ है, और एक स्मॉल कैप फंड के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनीज का कोई भरोसा नहीं होता है। तो अगर कोई फंड 10-15% पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगा देता है तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है उस फंड की एलोकेशन को देखते हुए। लेकिन यहाँ इस फंड ने टोटल 48 कंपनीज को ऐड किया हुआ है और सभी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा एलोकेशन किया हुआ है, ताकि उनका जो रिस्क है वो कम रहे। तो ये एक पॉजिटिव बात है किसी भी फंड के लिए। अब आइए दोस्तों ये देख लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न कैसे दिया है। तो अब अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात करें, अगर आपने 10,000 रुपये से इस फंड में शुरुआत की होती तो एक साल में वो पैसा आपका 18,000 रुपये हो गया, यानी कि 87% के आसपास की रिटर्न। वहीं अगर आप 3 सालों में देखेंगे तो 3 सालों में भी 18-19 हज़ार के आसपास ही पैसा दिख रहा है। यहाँ पर ये जो 3 सालों की इसकी रिटर्न है, ये थोड़ी वॉलेटिलिटी जो हमने वहाँ पर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखी थी वो यहाँ पर दिख रही है कि कंसिस्टेंसी इसने लगातार अच्छी परफॉर्म नहीं किया है। वहीं अगर हम 5 साल में देखते हैं तो इसने 10,000 रुपये आपके 28,000 रुपये बना दिया है, यानी कि 24% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही इसमें 10,000 रुपये लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा आज 80,000 रुपये हो गया है, यानी कि लगभग 700% की रिटर्न इस फंड ने आपको 8 सालों में जनरेट करके दी है। तो दोस्तों अगर हम लॉन्गर पीरियड में देखते हैं तो इस फंड ने डेफिनेटली बहुत अच्छी रिटर्न दी है, 700% के आसपास की रिटर्न दी है। और ये फंड पिछले 10 सालों में भी अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट फंड है रिटर्न के मामले में। लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लैग हो रही है, ये एक थोड़ी चिंता की बात बनी हुई है जो इसके अभी प्रेजेंट में इन्वेस्टर्स चल रहे हैं। वहीं अगर दोस्तों हम इसकी SIP रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप 1,000 रुपये से इन्वेस्ट कर रहे होते इस फंड में तो 5 सालों में आपकी 60,000 की लागत इस फंड ने 1,15,000 रुपये बना दी है, यानी कि 26% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट की है। और 3 सालों में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है, 39% के आसपास की रिटर्न दी है SIP में। तो दोस्तों ये फंड काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है। और अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं तो ये फंड पिछले 5 और 8 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड अभी चल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो रिटर्न के मामले में ये फंड काफ़ी अच्छा है अगर हम लॉन्गर टाइम में देखते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों में ये फंड थोड़ा सा अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड को अगर आपको अच्छे से जज करना है तो आपको उसको बेंचमार्क से उसकी रिटर्न को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर हम इस फंड की रिटर्न इस फंड के बेंचमार्क से यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो एक साल में इस फंड के बेंचमार्क ने 103% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने सिर्फ 88% के आसपास की रिटर्न दी है। तो एक साल में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, ये काफ़ी साफ दिख रहा है। लगभग 15% कम रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। वहीं अगर 2 सालों में भी देखते हैं तो 2 साल में इसने लगभग अपने बेंचमार्क के जैसी ही रिटर्न दी है, 36% 37% के आसपास। वहीं 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क को आराम से बीट कर पाया। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 18% के आसपास की रिटर्न दी है और इस फंड ने 24% के आसपास की रिटर्न दी है। तो दोस्तों वही जो हमने पहले भी देखा था कि 5 सालों में और 3 सालों में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में ये फंड थोड़ा लैग कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस में। लेकिन दोस्तों किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट स्मॉल कैप फंड को सूट करती है तो ही आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मेरी तरफ से आज दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।